लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लास्ट क्लास यानी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बेसिकली आपको याद होगा कि म्यू इज इक्वल टू, मैंने लिखवाया था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और मैंने ये बताया था कि जो रिस्पेक्टिव, जैसे कि अगर μ1 है और c/v1 और μ2 है दैट इज c/v2, तो उसके बेस पे अगर आप μ2 1 निकाल रहे हैं तो दैट इज μ2/μ1 हो जाएगा, यानी कि c/v2 इंटू में v1/c जो हो जाएगा वो हो जाएगा v1/v2। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अगेन μ1 2 निकालोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2, तो μ1/μ2 इज इक्वल टू आपका v2/v1 आ जाएगा। ये हमने कुछ फॉर्मूलाज भी निकाले थे। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में भी रिलेशन होता है। न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है, या फिर आप कह सकते हो v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी लैम्डा होता है। λ/2, 2/1, इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा λ1/2। तो यहाँ पे मैं बेसिकली ये समझाना चाह रहा था कि जब भी कोई मीडियम या में से रे पास होती है, या फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे पास होती है, तो बेसिकली जो होता है वो क्या होता है कि लाइट का वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। एक बच्चे ने बोला था, तो लास्ट क्लास की रिकॉर्ड मतलब चैप्टर 9 की रिकॉर्डिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा मिस हो गया है, तो इसलिए मैंने ये कराया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर मीडियम का भी लिखोगे तो c/v1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 c/v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो आप उसको लिखोगे 2/1, तो c/v2 v1/c2, तो v1/v2 आ जाएगा। और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो λ1/λ2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मीडियम का चेंज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी चीज आज हमें जो टॉपिक चैप्टर 10 में पढ़ना है दैट इज बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर। ठीक है, कि प्रिज्म का, लेंस का और मिरर का, अगर इसके ऊपर कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होती है तो उसके जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है उसमें क्या चेंज देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो टॉपिक लिखिए, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर। बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर। तो पहला हम प्रिज्म का केस कर रहे हैं, तो ये ले लीजिए आपका प्रिज्म हो गया, और इस पे ये वेव फ्रंट आ रही है। तो वेव फ्रंट में रे कैसे आती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर रे हो गया और ये वेव फ्रंट हो गई ए बी। तो रे जब इसमें से रे जो जाएगी वो फिर इस तरीके से कुछ जाएगी, तो आपकी जो रे निकलेगी वो पैरेलल निकलेगी इस तरीके से a/b, यानी प्रिज्म में से प्लेन वेव फ्रंट ही निकलती है, बस डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्लियर है। सेकेंड है लेंस। अगर लेंस में से रे जा रही है, मतलब वेव फ्रंट जा रहा है, तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट मतलब पैरेलल रेज, ये हो गया वेव फ्रंट ए एंड बी। तो आपको पता है कि ये तो सीधी निकल जाएगी, ये रे एक पॉइंट पे फोकस होगी, ये पॉइंट पे फोकस होगी, तो जो रे होगी प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये कॉन्वेक्स शेप का बन जाएगा। ठीक है, जो प्रिज्म है वो कैसा वेव फ्रंट कैसे बन जाएगी, स्फेरिकल एंड कन्वर्ज टू द फोकस। ठीक है, इस तरीके की आपकी वेव फ्रंट बन जाएगी, स्फेरिकल बन जाएगी। थर्ड केस है मिरर। तो हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर अगर आप लोगे तो ये मान लीजिए आपका कॉनकेव मिरर हो गया। उसी तरीके से आप कॉन्वेक्स मिरर का भी बना सकते हैं।
ठीक है, तो रेज हो जाएगी ये पैरेलल, पैरेलल रेज जाएंगी, और पैरेलल रेज जाएंगी तो क्या होंगी, एक फोकस पे कन्वर्ज होंगी, तो ये हो गया फोकस। तो यानी कि रे कैसे बन जाएगी, वेव फ्रंट कैसे बन जाएगी, ये ए बी डैश, इस तरीके से आपकी रे सॉरी वेव फ्रंट बनेंगी। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो अगर प्रिज्म है तो प्लेन वेव फ्रंट ही रहेगा, जस्ट डायरेक्शन चेंज होगी। लेंस और मिरर है तो उस केस में जो प्लेन वेव फ्रंट है इट विल कन्वर्ट इनटू स्फेरिकल वेव फ्रंट डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द लेंस, यानी कि अगर ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स शेप का हो गया, कॉनकेव शेप का हो गया। ठीक है, तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। फिर 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ दे रखी है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। 600 nanometer is incident from air on a glass surface. What are the wavelength, frequency and speed of refracted light? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तो रिफ्रैक्टिव ग्लास जो है 1.5 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव लाइट, यानी कि v, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सारी वैल्यूज निकालना है। मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटीज के क्या साथ क्या रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो सभी जरा फॉर्मूला भी दिखवाया था, इसके बेस पे जरा निकाल के दिखाएं जल्दी से। सोनिया, मनीष, दिव्यांशु, आशीष, निशु। सर स्पीड आ रही है 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ रही है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, मनीष का आंसर आया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आशीष, क्या रहा आंसर? सोनिया, देखो मैंने बोला फ्रीक्वेंसी तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो सेम ही रहेगी। सर वेवलेंथ 400 नैनोमीटर आ रही है। 400 नैनोमीटर, ठीक है, वेवलेंथ 400 आ रही है।
बाकी किसी से नहीं हुआ। फ्रिक्वेंसी देखो मीडियम की सेम ही रहती है, चाहे आप मीडियम में निकालो चाहे एयर में निकालो, फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आप भी निकाल सकते हो, ये इधर लिखना था। तो देखो फ्रिक्वेंसी अगर देखें तो हमारे पास म्यू है, देख तो म्यू इज इक्वल टू, अगर आपके पास है तो आप निकाल सकते हो, म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी। तो वी कैलकुलेट करना है तो सी बाई म्यू आ जाएगा, और सी होता है 3 × 10⁸ और म्यू कितना होता है 1.5 हमें गिवन है। तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाया तो आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी मिल चुकी है, अब चाहे फ्रिक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये होता है फ्रिक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी हो गया आपका 3 × 10⁸। वेवलेंथ आपको दे रखी है 600, ये एयर में दे रखी है 600 नैनोमीटर, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी आपके ऊपर जाएगी 2, यानी कि 1/200 नैनो 10⁻9 होता है -9। तो ये हो जाएगा 2 जीरो इसके, तो ये हो जाएगा -7, -7 जाके हो जाएगा ऊपर +7, तो +7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू +7 और +8 कितना हो गया +15 मीटर। 10⁻15। या तो आप इसको लिख सकते हो 5 × 10⁻14 मीटर, ठीक है। ये मीटर कह रहा हूँ, हर्ट्स फ्रिक्वेंसी है तो हर्ट्स। इस तरीके से आपकी फ्रिक्वेंसी आएगी 5 × 10⁻15 हर्ट्स, फ्रिक्वेंसी आप कह सकते हो 14 हर्ट्स। और फिर उसके बाद आपको निकालना है वेवलेंथ। तो फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, या तो फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ का भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखवाया है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव, यानी लैम्डा डैश अपॉन में लैम्डा आ जाएगा। इनको आपको लैम्डा करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लैम्डा करना है, ठीक है। या फिर आप मीडियम में जाके लगा सकते हो फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय न्यू। वी कितना है आपका 2 × 10⁸, और न्यू कितना है, आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻−14, ऊपर जाके क्या हो जाएगी 4 और 2 6, 4 और 2 6 यानी कि -6, ठीक है। यानी कि 4 × 10⁻−7 मीटर। नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो हो जाएगा 400 इंटू 2 जीरो इधर लगाए तो ये क्या हो जाएगा 10⁻−9 नैनो सॉरी मीटर। अब इसको आप नैनोमीटर कह सकते हो, 400 नैनोमीटर। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और स्पीड का रिलेशन यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, कैलकुलेट करनी होती है। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। याद है ना, संडे को टेस्ट है, 4 बजे टेस्ट होगा, वही शेड्यूल टाइम, चैप्टर 9। हाँ जी, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में दो वेव ट्रेवल कर रही हैं, y1 और y2, तो ये दोनों मिलकर एक नई वेव बनाएंगी।
y, where y is equal to y1 plus y2। तो यानी कि जब दो वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहे हो, तो वो आपस में मिलकर एक साथ एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके या एक साथ मिलकर एक नई वेव जनरेट करते हैं, जिसको हम, और इस फिनोमेना को हम क्या कह देते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आप डायग्राम के बेस पे समझ रहे हो, ये दोनों उन्होंने वेव मिलकर क्या बनाया, एक नई वेव बना दी, दैट इज वाई। तो डेफिनेशन लिखेंगे, when a number of waves traveling through a medium when a number of waves traveling through a medium when a number of waves traveling through a medium superpose on each other superpose on each other, the resultant displacement at any point the resultant displacement at any point at a given instant is equal to the vector sum of displacement is equal to the vector sum of the displacement at a given instant is equal to the vector sum of the displacements due to the individual waves due to the individual waves at that point at that point। और वेक्टर सम का ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, वेक्टर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि जब दो वेव या दो से ज्यादा वेव एक ट्रैवल कर रही हो सेम मीडियम में, तो वो मिलकर एक नई एनर्जी या नई वेव प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह देते हैं। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल मतलब में बेसिकली वही है, सुपरपोजिशन जब भी वर्ड आता है, आप कई चैप्टर्स में देखा होगा सुपरपोजिशन, कूलम्स लॉ में भी सुपरपोजिशन था, पोटेंशियल में भी सुपरपोजिशन है। तो सुपरपोजिशन का बेसिकली मतलब है कि इंडिविजुअल को ऐड करो, एक नई वैल्यू निकालो, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक सभी को? एक बार लिख दें यहाँ तक, कोई अगर किसी को डाउट है, या फिर लिख दें क्लियर है, डन सर, डन क्लियर सर। ठीक है। तो नेक्स्ट है दैट इज, अब ये टॉपिक जो आता है इसको समझने की जरूरत है, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देख लेते हैं, क्या कहता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। टॉपिक डालो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या है, देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, स्पेलिंग दिख रही है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या कहता है, ये बेसिकली यूँ समझ लो कि जो अभी आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, कि मतलब दो वेव जब ट्रैवल कर रही हैं तो उसमें वो अपने आप दोनों ऐड होके एक नई वेव बना रही, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में भी क्या हो रहा है, या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में भी क्या हो रहा है कि दो वेव ट्रैवल कर रही हैं, वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं और एक नई वेव बनाती हैं। अब जो नई वेव बनती है वो दो तरीके से बन सकती है, किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, यानी कि उन दोनों को ऐड करके एक बड़ी वेव बनेगी, जैसा कि ये केस मैंने दिखाया है, और कुछ पॉइंट पे ये हो सकता है कि दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर रही हो, यानी कि माइनस कर रही हो, ये y1 एंड y2, तो ये छोटी सी एक वेव बन गई कैंसिल करने के लिए y, तो y जो आया वो आया y1 माइनस y2 करके। तो इस तरीके से ये हो गया मैक्सिमा का केस, यानी कि मैक्सिमम केस बन रहा है, और ये केस हो गया मिनिमा का, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये दो केस आपको जब मिलेंगे तो उस केस में उस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस कह देंगे, या फिर इन्हें इंटरफेरेंस पैटर्न कह देंगे, कि आपको कुछ पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है यानी ऐड हो रही है, और कुछ पॉइंट्स पे आपको मिनिमम वैल्यू हो रही है मतलब माइनस हो रही है। इस टाइप के पैटर्न को इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं, फिनोमेना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है। यस सर। तो लाइट डेफिनेशन लिखेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हेन टू लाइट
when two light waves of same frequency, when two light waves of the same frequency and having zero or constant phase difference, when two light waves of the same frequency and having zero or constant phase difference traveling in the same direction, superpose each other, traveling in the same direction, superpose each other. The intensity in the region of superposition, the intensity in the region of superposition, the intensity of the intensity in the region of superposition gets redistributed, gets redistributed, becoming maximum at some point, becoming maximum at some point and minimum at others, becoming maximum at some points and minimum at others. This phenomena is called interference of light. Interference of light. This phenomena is called interference of light. यानी कि दो लाइट जब सेम फ्रीक्वेंसी की और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या जीरो, फेज डिफरेंस या बोले फेज, 11th में आपने फेज पढ़ा था, फेज किसको पढ़े थे आपने, जैसे लेट से आपने एक वेव लिखी a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी आपका क्या होता था, फेज, है ना। और फेज डिफरेंस का मतलब है कि लेट से कि एक वेव ये है और दूसरी वेव जो है वो है b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आप इसका फेज ओमेगा टी है और इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो आप देखोगे इन दोनों में जो डिफरेंस है वो फाई का है, तो फाई क्या हो गया, एक फेज डिफरेंस हो गया, फाई क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। ठीक है, दोनों वेव में क्या है, फेज डिफरेंस है, क्योंकि टू लाइट वेव्स की बात हो रही है, तो दो लाइट में एक दो वेव होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। दूसरा, या तो जीरो फेज डिफरेंस हो, जीरो फेज डिफरेंस कब होगा, जब यहाँ पे ये केस होगा, ये भी ओमेगा टी है और ये भी ओमेगा टी है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो फेज डिफरेंस। और अगर प्लस में फाई है एक के, तो दोनों के केस में ये जो फेज डिफरेंस है, इसको डिफरेंस कह दिया ना, आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये डिफरेंस निकलेगा, तो इसको आप क्या कहोगे, फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए जब वेव ट्रेवल कर रही है। तो ये अगर कांस्टेंट है या फिर जीरो है उस केस में, और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तब उनकी एनर्जीज रिडिस्ट्रीब्यूट होंगी सुपर इम्पोज होके, तो कुछ पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, कुछ पॉइंट पे मिनिमम, और इस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आई होप फेज डिफरेंस आप समझ गए होंगे। फेज की बात हम किसे कह रहे हैं, यानी फेज मतलब समझ लो एंगल, जो यहाँ पे एंगल होता है उसी को हम फेज कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके, अब दो तरीके की इंटरफेरेंस होती हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरी जो होगी वो होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखेंगे, द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स गेट added up, the amplitude of the two waves get added up, the amplitude of the two waves get added up, and hence the intensity, and hence the intensity becomes maximum, becomes maximum. This is called constructive interference.
This is called constructive interference. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि जो दो वेव हैं, जो ये दो वेव हैं, इनकी एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये वाला जो केस है, ये वाला केस कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक है, और ये कौन सा हो गया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सेकंड लिखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में लिखेंगे, द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स get subtracted and hence the intensity becomes minimum. The intensity becomes minimum This is called destructive interference. This is called destructive interference. ओके, इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, ठीक है, इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, ये ध्यान रखना। ऊपर लिख दिया, intensity directly depends on amplitude का स्क्वायर, यानी कि I डिपेंड्स ऑन A स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट K लगाओगे, स्मॉल K। ठीक है, ये एक नोट डाल के लिख लो कहीं पे। सर इंटेंसिटी ब्राइटनेस ही हो गई ना एक तरीके से। हाँ, ब्राइटनेस होगी एक तरीके से। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, मतलब ब्राइट होना, डार्क होना, दैट इज इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी में हम ब्राइट और डार्क को ही इंक्लूड कर ले रहे हैं, बट अगर पर्टिकुलरली ब्राइट कहोगे तो फिर वो ब्राइट हो गया, डार्क हो गया, इन दोनों को इंटेंसिटी में बोल दिया, कंबाइंड वर्ड हो गया इंटेंसिटी। ठीक है, अब देख लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक आपका सोर्स होगा लाइट का, और आप एक कार्डबोर्ड पे दो स्लिट्स बना लोगे। ठीक है, कार्डबोर्ड पे क्या कर दोगे? स्लिट बना लोगे, और उस स्लिट से क्या होगा कि ये सेंटर पे है, ये लाइट जाएगी और आगे होगी स्क्रीन। ठीक है, ये अभी हम प्रॉपर तरीके के, पर मैं दिखा रहा हूँ कि इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है। तो इससे जो वेव निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी। तो ठीक है, अब सिंपल में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि प्रॉपर लाइन है, और एक डॉटेड लाइन है। ठीक है, वेव जो होती है उसमें आपको पता है कि दो फॉर्म होते हैं, एक होता है क्रस्ट और एक होता है ट्रफ। ठीक है, तो क्रस्ट और ट्रफ की बात है, तो क्रस्ट जो है, ये जो लाइन है इसको मैं क्रस्ट कह रहा हूँ, और जो डॉटेड लाइन है वो आपका ट्रफ है। ठीक है, तो आप देखोगे जब क्रस्ट पे क्रस्ट होता है, क्रस्ट प्लस क्रस्ट, और या फिर कहो ट्रफ प्लस ट्रफ, ये दोनों केस किसी के होंगे? कंस्ट्रक्टिव के।
क्योंकि दोनों में ही ऐड होगा, और ऐड होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पे कंस्ट्रक्टिव होगी यानी क्रस्ट पे क्रस्ट होगी, तो वो ऐड होके एक नई वेव बनाएगी जो कि ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऐड हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप देख रहे हो कंस्ट्रक्टिव कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। सेम लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी है वो कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, ये अभी यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये, ठीक है। और अगर क्रस्ट पे अगर ट्रफ पड़ गया तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, क्रस्ट पे ट्रफ पड़ गया तो वो क्या हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब क्रस्ट पे ट्रफ कहाँ पड़ रहा है, देखो ये पड़ रहा है, ठीक है, ये पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये हो गया। तो देखो मैंने डॉट डॉट से तो आपका कंस्ट्रक्टिव बना दिया, और बॉक्स जो है वो आपका डिस्ट्रक्टिव हो गया। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये बात सभी को क्लियर है, समझ में आई ये बात, मैंने जो ये बात समझाई है आपको इन डायग्राम के बेस पे? यस सर। सोनिया, दिव्यांशु, निशु, ठीक है, निशु। सर अगर डॉटेड लाइन और कंटिन्यूस लाइन ये भी अगर कहीं पे इंटरसेक्ट करे उसको भी काउंट करेंगे? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी? कर रही हैं। कहाँ कर रही है, जहाँ कर रही है वहाँ काउंट किया है ना मैंने। देखो डॉटेड लाइन और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करी, उसे काउंट करके डिस्ट्रक्टिव हो गया, तो वो डिस्ट्रक्टिव का पार्ट हो गया। जहाँ पे सेम लाइन कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, डॉटेड लाइन है, ठीक है, जहाँ डॉटेड डॉटेड है, स्ट्रेट लाइन है, उसको कंस्ट्रक्टिव बोल दिया क्योंकि वो सेम हो गई। और जहाँ पे डिफरेंट इंटरसेक्शन हो रहा है यानी डिफरेंट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो डिस्ट्रक्टिव हो गया। यानी बॉक्स वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है कि क्रस्ट पे ट्रफ पड़ रहा है, क्रस्ट पे ट्रफ, क्रस्ट पे ट्रफ, क्रस्ट पे ट्रफ, क्रस्ट पे ट्रफ। और जो ये डॉट बना है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्रस्ट क्रस्ट है, यहाँ ट्रफ ट्रफ है, यहाँ क्रस्ट क्रस्ट है, यहाँ ट्रफ ट्रफ है, ठीक है, यहाँ ट्रफ ट्रफ है। तो सेम जहाँ होगा वो कंस्ट्रक्टिव है, और जहाँ डिफरेंट होगा वहाँ डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, ये डायग्राम आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, और अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, तो ये था आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसके बेस पे होता है। इसको हम आगे भी करेंगे, अभी पूरा इसका प्रॉपर तरीका से निकालेंगे कि क्या फ्रिंज विड्थ है, पैटर्न कैसा मिलता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो अभी हम कंडीशन निकालेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसके लिए क्या कंडीशन है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ये भी ध्यान रखना है किसके लिए है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर आगे के लिए, उस चीज़ के लिए हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टिव। तो टॉपिक है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हम निकालेंगे। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास दो वेव है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव तभी बन सकते हैं जब हमारे पास दो वेव होंगे।
तो लेट वी हैव टू वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। अच्छा, आप कोहेरेंट सोर्सेज भी समझाना पड़ेगा। चलो पहले कोहेरेंट सोर्सेज समझ लेते हैं, फिर इसको कंडीशन निकालते हैं। या कोहेरेंट सोर्सेज अभी के लिए मैं लिखवा दूंगा। कोहेरेंट सोर्सेज क्या है, सिंपल ये समझ लो कि जो कंडीशन हमने पढ़ी कि सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, उसे हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। तब दो लाइट हैं, उन दो लाइट को आप कोहेरेंट सोर्स जब भी कह सकते हो जब उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो और दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, ठीक है। तो वो कोहेरेंट सोर्स हो गया। तो लेट वी हैव टू वेव फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो हमारे पास y1 इज इक्वल टू हो गया a साइन ओमेगा टी, ठीक है, a साइन ओमेगा टी, और y2 हो गया हमारे पास b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों का कांस्टेंट फेज डिफरेंस है 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि a और b यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स, टू वेव्स, क्लियर है, और फाइव क्या है, फेज डिफरेंस। तो वेयर a and b are amplitude of two waves and phi क्या है, is constant phase difference, ठीक है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2। तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू मिलेगा a साइन ओमेगा टी और प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री, क्या होता है, किसी को याद है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, साइड में आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी की, विच इज साइन ए कॉस बी प्लस, ठीक है। पता नहीं चला क्लास डिस्कनेक्ट हो गई। तो ए साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे हमने बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस बी साइन फाइव कॉस ओमेगा टी हो गया। अब आपने क्या करा है कि इसमें साइन ओमेगा टी है और इसमें साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी को आपने कॉमन ले लिया है, तो कॉमन लिया तो आपका यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे बचा बी कॉस फाइव, तो बी ए प्लस बी कॉस फाइव यहाँ पे बच गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये हो जाएगा बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो साइन फाइव, अगर फाइव कांस्टेंट है तो साइन फाइव कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पे कॉस फाइव कांस्टेंट वैल्यू है और ये ओमेगा टी वेरिएबल टर्म है, तो इसको हमने अलग कर दिया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि a प्लस बी को मतलब लेट करके पुट करेंगे, पुट a प्लस बी कॉस फाइव, ठीक है। तो a प्लस कॉस फाइव को हम लिख देंगे r कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो है b साइन फाइव, अच्छा इसको साथ में लिख लो, तो b साइन फाइव जो होगा वो हो जाएगा r साइन थीटा, ठीक है। तो v r साइन फाइव क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। तो ये दो वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन इसमें, तो सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू साइन
ओमेगा टी और इसकी जगह पे आ जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है, प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगेन देखो, साइन ए कॉस बी और साइन बी कॉस ए, ये फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, कॉमन लेके बन जाएगा आर, आर कॉमन लेके आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो अगेन ये फॉर्मूला कौन सा लग गया, ये वाला साइन ए प्लस बी वाला। ए प्लस बी वाला लग गया तो आप इसको लिख सकते हो आर इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेव आ गई। तो कई बार आपको बोलेगा कि हार्मोनिक आपने प्रूव कर दिया, दिस इज द रिजल्टेंट वेव ऑफ एम्पलीट्यूड आर, ठीक है। ये क्या हो गई, आपकी रिजल्टेंट वेव होगी। रिजल्टेंट वेव, अब रिजल्टेंट, ये आपकी रिजल्टेंट वेव है, तो ये सिर्फ रिजल्टेंट वेव है जो कि एक तरीके की हार्मोनिक वेव भी होगी, जो हमने 11th में पढ़ा था। तो प्रूव करने के लिए कभी आ गया तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा है, अब हम देखो ये आर निकालना है, यानी कि ये एम्पलीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट वेव का, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालना है। तो अगर इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हो, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर स्क्वायर और ऐड करोगे तो a प्लस बी कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कह सकते हो, यहाँ पे ओपन करोगे तो a का स्क्वायर बी का स्क्वायर कॉस थीटा फाइव प्लस 2ab, है ना, यही कर सकते हैं, प्लस 2ab। तो 2ab क्या होगा, 2ab कॉस फाइव प्लस ये तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव है ही है। इधर देखो ये आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 के इक्वल होता है। अगेन देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव है और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव है, तो इसको आप कॉमन लेके लिख सकते हो, प्लस 2ab कॉस फाइव इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, ठीक है। तो आर रिजल्टेंट क्या आ गया आपका, अच्छा ये यहाँ तक, मतलब ये आपकी रिजल्टेंट वेव आ गई, रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड आ गई। मतलब आपसे कभी भी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोले तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आर निकालने के लिए, ठीक है। जहाँ पे फाई क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, ए और बी क्या है, एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स, एम्पलीट्यूड ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फर्स्ट और बी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव सेकंड। क्लियर है बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसी स्टेप में। सर ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना? हाँ ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, मतलब दो वेव को ऐड करने के, मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो है। और कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर हम आगे थोड़ा सा कर लेते हैं।
हो जाए तो बता देना जब नोट कर लो। डन सर। डन, ओके। सोनिया, दिव्यांशु, ठीक है। अब आगे देखो क्या कर सकते हो आप। आगे अगर आप देखोगे तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ठीक है। एज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो हम ये कह सकते हैं कि जो I1 है यानी कि इंटेंसिटी ऑफ वेव 1 इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑफ इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर ए। इसी तरीके से I2 इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन बी स्क्वायर, और इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो I1 इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, एंड आई आर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आ गई। तो अब इस रिजल्टेंट वेव को, अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 डाल लो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय के, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा के आर स्क्वायर के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2 के ए बी कॉस रूट कॉस 5, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे के आर स्क्वायर प्लस के सॉरी इक्वल टू के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, के को आप लिख सकते हो रूट के ए इंटू में रूट के बी कॉस 5। ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा आपका रूट I1। क्या हो जाएगा? रूट I1, ठीक है। और ये हो जाएगा रूट I2 कॉस 5। तो रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी है वो I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 I2 कॉस 5 हो गया। तो ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आ गई। यानी कि अगर आपको रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकालनी है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है, इंटेंसिटी। इतनी बात क्लियर है? अब आप बोल रहे हो सर यस ये सर। कैसे हुआ? तो आप देख सकते हो यहीं से, जैसे I2 इज इक्वल टू के ए स्क्वायर है, तो और I1 जो है वो के, सॉरी I1 है ना, तो के बी स्क्वायर है। तो अगर दोनों साइड रूट करते हो तो ये रूट I1 इज इक्वल टू रूट के ए बाहर आ जाएगा, और इसी तरीके से रूट I1 इज इक्वल टू रूट के बी बाहर आ जाएगा। तो मतलब इसकी जगह पे आप रूट I1 और रूट I2 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसकी जगह पे I1 पुट किया रूट, और इसकी जगह पे रूट I2 पुट किया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। हो जाए तो बता देना।
डन सर। ओके, सोनिया दिव्यांशु डन। ओके, तो इसको अभी ये रह रहा है क्योंकि ये इंटेंसिटी है अभी, तो ये आपने जस्ट एक रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड निकाला है और रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी निकाला है। अब इनके बेस पे हम कंडीशन निकालेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होगी। कि मतलब अगर ये कंडीशन होगी तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और अगर ये कंडीशन होगी तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। उसके लिए फॉर्मूला निकालना है बेसिकली। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।